हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज की डेट है 5 सितंबर। 5 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, प्रीलिम्स ही नहीं साथ में मेंस के भी लिए जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। द हिंदू के जितने भी आर्टिकल्स आज आए हैं, इंडियन एक्सप्रेस के जो भी आर्टिकल्स हैं, इन सभी को मिक्स करके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो आज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू एंड फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस विल बी डिस्कस्ड इन दिस डेली न्यूज एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बता दूं कि आप मुझसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। आज थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया। जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम के थ्रू कनेक्टेड हैं वो जानते होंगे कि क्यों लेट हो गया। एक्चुअली आज ही मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। आई गॉट अ बंडल ऑफ हैप्पीनेस एंड वो बंडल ऑफ हैप्पीनेस था मेरा नेफ्यू। ठीक है, तो आज सुबह सुबह ही वो इस दुनिया में आया एंड ही ब्रॉट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इनटू आवर वर्ल्ड। तो वो मैंने ये चीज़ आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर भी की थी। तो इसीलिए थोड़ा सा लेट आज हो गया बिकॉज ऑफ द चक्कर लगते हैं हॉस्पिटल के, तो इसीलिए। तो अब देखो आगे बात करते हैं और आज के इस लेक्चर में सारी चीज़ें एक साथ लाऊंगी मैं, चाहे फिर वो प्रीलिम्स की न्यूज़ हो या फिर मेंस का एडिटोरियल एनालिसिस हो। और इसी वीडियो में साथ के साथ आपको एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी पूछूंगी और साथ के साथ आपको एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिया जाएगा। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एथिक्स के मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था हमारा फुल लेंथ टेस्ट, और मैंने कहा था जो लोग भी इसके 2 आंसर्स लिख के मुझे टेलीग्राम पे भेजेंगे मैं उनको रिव्यू करके दूंगी। तो मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूली हूँ। मुझे अपना प्रॉमिस बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से याद है, लेकिन मैं कर नहीं पाई। आप समझ सकते हो लास्ट 2-3 दिनों से थोड़ी भाग दौड़ चल रही है, इसीलिए ये एथिक्स का जो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था वो अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन डोंट वरी, टिल नेक्स्ट संडे, ये संडे जो आ रहा है ना, तब तक आपको ये सारे एथिक्स की जो कॉपीज हैं वो मिल चुकी होंगी। सभी को रिव्यू करके पर्सनल रिव्यू करूंगी मैं सभी का। ओके, और ये चीज़ देखो हर बार तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है एंड आप लोगों की ज़ील मैंने देखी, जुनून देखा, बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आप लोगों के लिए मैं भी थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करने को तैयार हूँ। ओके, अच्छा, और एक और चीज़ कि हमारा जो चेज योर गोल इनिशिएटिव है, इसका जो फेज़ 1 था वो हो चुका है कंप्लीट। मैंने सारे विनर्स के नाम ऑलरेडी अनाउंस किए थे हमारे लास्ट वीडियो में। ठीक है, उन सभी को मेंटरशिप कॉल जाना है, अभी नहीं जा पाया। ठीक है, क्योंकि बता दिया मैंने आपको कि क्या रीज़न था। ठीक है, 2-3 दिन से यही भाग दौड़ चल रही थी, तो इसीलिए सभी को मेंटरशिप कॉल नहीं जा पाया। इसीलिए अभी क्या होगा कि अभी ये जो वीक है हमारा, मंडे टू सैटरडे तक में आप लोगों को सभी को, मंडे तो आज हो गया, चलो ट्यूसडे टू सैटरडे तक में आप सभी लोगों को ये मेंटरशिप कॉल्स आ जाएंगे। आज रात में मैं आप सभी लोगों को आपका टाइमिंग्स बता दूंगी कि व्हाट वुड बी द टाइमिंग्स ऑफ योर मेंटरशिप कॉल। ओके, तो हो सकता है थोड़ा लेट नाइट हो जाए, लेकिन आपको ये सारी चीजें आज ही पता चल जाएंगी। ओके, अच्छा, जिनको नहीं पता है व्हाट इज आर चेज योर गोल इनिशिएटिव, तो बता दूं कि हमारा एक कंप्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स है जिसमें हम सारे न्यूज एनालिसिस करते हैं। ठीक है, न्यूज एनालिसिस जो करते हैं आपको ये फॉलो करना है। इसमें जो बीच में क्वेश्चन पूछा जाएगा डीएनए में, वो आपको जवाब देना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और इसका जो भी आंसर आप लिखोगे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करना है। और अब संडे टू संडे हमारा प्रीलिम संग्राम आएगा। ठीक है, ये लाइव होगा 12 बजे 12 PM पे, ये संडे टू संडे आएगा। उसमें भी पार्टिसिपेट करना है। दैट वुड बी अ करंट अफेयर्स क्विज। ओके, इससे आपकी फुल फ्लेजेड तैयारी हो जाएगी करंट अफेयर्स की। तो अगर आप इन सभी इनिशिएटिव्स में क्लियरली बहुत अच्छे से रिलीजियसली पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको मेरी साइड से मिलेगा एक फ्री मेंटरशिप कॉल, जिसके थ्रू आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और अच्छे से अलाइन कर पाओगे। और ये कॉल आपको मिलेगा 11 सितंबर तक, तो याद रखना बस 11 सितंबर तक का ही है आपके पास समय। और 10 सितंबर को मैं रिजल्ट्स अनाउंस करूंगी कि किस किस ने ये कॉल जीता है, ये मेंटरशिप कॉल जीता है। ओके, और आई मेक श्योर कि आपकी जो प्रिपरेशन है सही डायरेक्शन में जाए, साथ में ही आप यहाँ पे एक्सेल करो करंट अफेयर्स में। तो दिस इज माई प्रॉमिस टू यू ऑल दैट आई विल मेक यू फॉल इन लव विद करंट अफेयर्स। ओके, सो साथ में बने रहो और आज की शुरुआत करते हैं आज के एनालिसिस की। पहला है डार्क स्काई रिजर्व। डार्क स्काई रिजर्व टू कम अप इन लद्दाख। लद्दाख में डार्क स्काई रिजर्व आ रहा है। क्या है भाई डार्क स्काई रिजर्व? तो देखो, बेसिकली डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है कि एक ऐसा जोन आपने बना दिया, एक ऐसा जोन, एक ऐसी टेरिटरी आपने बना दी जहां पे आपको आर्टिफिशियल लाइट जो है,
आर्टिफिशियल लाइट नहीं मिलेगी, जो भी है सिर्फ नेचुरल लाइट होगी। अब क्योंकि सिर्फ नेचुरल लाइट है, देयर इज नो आर्टिफिशियल और देयर इज मिनिमम आर्टिफिशियल लाइट, और यहाँ पे सिर्फ नेचुरल लाइट है, इसीलिए जो टेलीस्कोप वगैरह को यूज करना हो गया या एस्ट्रोनॉमिकल एक्सपेरिमेंट्स हो गए, वो आप प्रॉपरली यहाँ पे कर पाओगे। कहाँ पे बन रहा है भाई? लद्दाख में बन रहा है, हेनले के आसपास बन रहा है ये, ठीक है। हेनले एक जगह का नाम है। तो देखो डार्क स्काई रिजर्व यहाँ पे बन रहा है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है ये, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने इसको बनाया है। बेसिकली हम सेटअप करने वाले हैं इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व, कहाँ पे? हेनले में, लद्दाख में, ठीक है। और ये होने वाला है 4,500 मीटर की ऊंचाई पर, सी लेवल से 4,500 मीटर ऊपर है, जहाँ पे सारे टेलीस्कोप्स वगैरह बनाए जाएंगे, रखे जाएंगे, इसको ऑपरेट किया जाएगा। और वर्ल्ड की सबसे ऑप्टिमल साइट्स में से एक है ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए, और इसीलिए हमने इसी साइट को चुना है यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी के लिए। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे नाइट स्काई को प्रिस्टाइन रखा जाएगा, प्योर रखा जाएगा, मिनिमल इंटरफेरेंस होगा यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट का, ओके। और इसी के साथ यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट सोर्स तो कम होंगे, इलेक्ट्रिकल लाइट्स कम होंगी, व्हीकलर लाइट्स कम होंगी, ओके। जो यहाँ पे डार्क स्काई रिजर्व जो बना रहे हैं, ये बेसिकली एक डेजिग्नेशन दी जाती है ऐसी जगह को, ऐसे जोन को, जहाँ पे इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जहाँ पे जो भी लैंड है या जो भी रीजन है, वहाँ पे मिनिमल आर्टिफिशियल लाइट इंटरफेरेंस हो। आर्टिफिशियल लाइट यानी कि जो हम ट्यूब लाइट्स वगैरह घर में जलाते हैं, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, वेहिकुलर लाइट हो गई, ये सब होता है आर्टिफिशियल लाइट्स, ओके। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन है, यूएस बेस्ड एक एसोसिएशन है, ये डेजिग्नेट करती है साइट्स को इंटरनेशनल डार्क साइट प्लेस या पार्क या सैंक्चुरी, और डिपेंड करता है क्राइटेरिया के ऊपर, ओके। तो यहाँ पे कई सारे एग्जिस्ट करते हैं इस तरह के डार्क स्काई रिजर्व्स पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया का ये पहला डार्क स्काई रिजर्व होने वाला है। कहाँ पे बनने वाला है? याद रखना, लद्दाख, हेनले में। और यहाँ पे लद्दाख का जो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, लेह की जो इंडियन इंस्टीट्यूट, लेह में है ये, ठीक है, काउंसिल, इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है बेंगलुरु के, ये इन सब के बीच में ना एक एमओयू साइन हुआ है। इन्होंने बोला है कि हम अपने टेलीस्कोप्स वगैरह को यहाँ पे सेटअप करेंगे इस डार्क स्पेस रिजर्व में, ठीक है। और इससे क्या होगा, यहाँ के आसपास के जो विलेजेस हैं, उनकी भी इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगी। अब आप सोचोगे कैसे, आप तो उनको लाइट ही नहीं जलाने दे रहे। तो देखो होगा क्या कि बहुत सारे लोग इस तरह के टूरिज्म में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, इसको कहते हैं एस्ट्रो टूरिज्म, ठीक है। तो जो भी लोग यहाँ पे जाएंगे, उनको ये प्रमोट किया जा रहा है कि विलेजर्स जो हैं अपने घर में उन्हें होम स्टे कराने की सुविधा दें, ठीक है। आप जाओगे ना उत्तराखंड वगैरह में, आपको ये इस तरह के जो होटल्स वगैरह हैं, रिजॉर्ट्स वगैरह, वो कम मिलते हैं, होम स्टेज ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए कि इकोलॉजी वगैरह को ध्यान में रखते हुए एकदम किफायती दामों में होम स्टेज मिलते हैं। तो वहां पे आप विलेजर्स के साथ रहते हो, उनके घरों में रहते हो, साथ में यहाँ पे टेलीस्कोप्स वगैरह इंस्टॉल किए जाएं विलेजर्स के घरों में, सो दैट एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। और यहाँ पे व्हीकल्स पे, हेडलाइट्स पे और इन सब पे रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है, ये हाई एल्टीट्यूड स्टेशन है, ठीक है। और ये सिचुएटेड है कहाँ पे? वेस्टर्न हिमालयाज में, एट द हाइट ऑफ 4500 मीटर्स। और ये बिल्कुल आइडियल कंडीशन है, ठीक है। आइडियल कंडीशन है कहाँ के लिए? एस्ट्रोनॉमिकल एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। माउंटेन सरस्वती के टॉप पे ये हेनले वैली है, ठीक है, यहाँ पे इसको बनाया गया है। और ये ड्राई कोल्ड डेजर्ट है, बहुत ही कम ह्यूमन पॉपुलेशन रहती है, क्लाउडलेस स्काईज है यहाँ पे, यानी कि ज्यादा क्लाउड्स वगैरह नहीं है, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर भी कमी है, ठीक है। और इसीलिए सबसे ज्यादा सही जगह है ये ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और सब मिलीमीटर या फिर मिलीमीटर वेवलेंथ के जो भी एक्सपेरिमेंट हैं उनके लिए। हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप भी यहाँ पे लगा हुआ है, हाई एनर्जी गामा रे टेलीस्कोप भी है यहाँ पे, ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप है, बहुत सारे प्रोमिनेंट टेलीस्कोप्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप की, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद श्रीलंका। तो श्रीलंका को आईएमएफ किस तरह से फंडिंग करने वाला है, इसकी बात करते हैं। आगे बढ़े उसके पहले एक चीज बता दूं, आई होप आप सभी को पता है कि श्रीलंका में कितना बड़ा इकोनॉमिक संकट आया हुआ है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। और इस इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान आईएमएफ से इन्होंने मदद मांगी, आईएमएफ ने मदद करने के लिए हाँ कहा है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक चीज के बारे में बता दूं, व्हाट इज ईएफएफ, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, क्या होता है इसको जरा समझ लो। आईएमएफ की एक लेंडिंग फैसिलिटी है, ठीक है। आईएमएफ जो है अपने पैसा को लेंड करता है, वो करता है अंडर दिस ईएफएफ, ओके। ये लेंडिंग फैसिलिटी है और ये मेंबर्स को हेल्प करने के लिए है, ठीक है। आईएमएफ के जो मेंबर्स हैं, जैसे श्रीलंका इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ आईएमएफ। तो श्रीलंका की अभी सिचुएशन सही नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो इसीलिए श्रीलंका को मदद करने के लिए इस तरह की लेंडिंग फैसिलिटी का यूज किया जा रहा है, जहाँ पे एक एडजस्टमेंट पीरियड होता है, जो कि यूजुअल जो लोन्स वगैरह दिए जाते हैं, लेंडिंग पीरियड
होता है उससे ज्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट भी होता है। तो ईएफएफ जो है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है, इसमें एक्सटेंडेड आपको फंड्स मिलते हैं, एक्सटेंडेड फैसिलिटेशन फैसिलिटीज वगैरह मिलती है, ओके। और इसमें उन कंट्रीज को असिस्टेंस दिया जाता है जहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा है, स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स के कारण, यानी कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसके कारण। जैसे स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट क्या हो गए कि यहाँ का फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा है श्रीलंका का, इम्पोर्ट बिल बहुत ज्यादा है, ठीक है, सब्सिडीज ये लोग बहुत ज्यादा दे रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्टार्ट करवा दिया था सो दैट इम्पोर्ट बिल कम हो जाए, तो स्ट्रक्चर में ही इनके बहुत ज्यादा डिफिशियंसीज हैं। दूसरा है स्लो ग्रोथ जहाँ पे बहुत हो रही है, ठीक है, या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन जो है अभी वीक है, ऐसी कंट्रीज को भी ये ईएफएफ दिया जा सकता है, ओके। ईएफएफ जो है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है ये असिस्टेंस प्रोवाइड करती है अंडर द सपोर्ट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम्स, ओके। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस को ठीक किया जाता है ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। तो एक्सटेंडेड पीरियड में जो भी स्ट्रक्चरल चीजें इश्यूज हैं आपके इकोनॉमी में उसको ठीक किया जाता है ना। देखो आईएमएफ जो है ये क्या कर रहा है, ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट लेकर आया है श्रीलंका के साथ। और आइलैंड जो है ये श्रीलंका का आइलैंड, यहाँ पे काफी ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस इंटेंसिफाई हो रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा था ना। व्हाट इज द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट? ये एक फॉर्मल अरेंजमेंट है आईएमएफ के स्टाफ और श्रीलंकन अथॉरिटीज के बीच में, जिसमें बात ये हो रही है कि $2.9 बिलियन का एक पैकेज इनको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो श्रीलंका की इकोनॉमिक स्थिति बहुत बुरी है, तो लगभग $2.9 बिलियन का इकोनॉमिक पैकेज दिया जाएगा। 48 मंथ का अरेंजमेंट यहाँ किया गया है, ठीक है। आईएमएफ ने अग्री किया है कि श्रीलंका की मदद की जाएगी। और ईएफएफ जो है ये एक कंडीशन के साथ आता है, ठीक है, यानी कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो दी जा रही है उसमें कई सारी कंडीशंस भी हैं। श्रीलंका ने यहाँ पे श्रीलंका को कहा जा रहा है कि आपको कुछ इमीडिएट मेजर्स लेने होंगे अपनी स्ट्रक्चरल जो डिफिशियंसीज हैं, इनएफिशिएंसीज हैं, उनको कम करने के लिए। तो फिस्कल रेवेन्यू आपको अपना बढ़ाना होगा, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी होगी, करप्शन कम करना पड़ेगा, ठीक है, और इसके साथ डोमेस्टिक पॉलिसीज में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। श्रीलंका को अपना जो डेट इन्होंने लिया हुआ है, बहुत सारी कंट्रीज से इन्होंने डेट लिया गया है, उसको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ठीक है। और आईएमएफ ये कहता है कि इसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा only after the country's official creditors give financial assurance on debt sustainability। तो जितने भी क्रेडिटर्स हैं, जिसने भी पैसा लेंड किया है, वो सब लोग, वो सभी कंट्रीज मिलकर ये आईएमएफ को एक वो दें कि हाँ भाई, एक एक तरह का दिलासा दें, एक तरह का अश्योरेंस दें कि हाँ भाई इनकी जो डेट है वो हम रीस्ट्रक्चर करेंगे, ठीक हो जाएगा, इनका जो कार्यक्रम है वो सब सही हो जाएगा। और गवर्नमेंट एक कोलैबोरेटिव एग्रीमेंट पे पहुंचे अपने प्राइवेट क्रेडिटर्स के साथ, ठीक है। तो बेसिकली आईएमएफ का कहना यह है कि गवर्नमेंट जो है श्रीलंका की, वो इस तरह के अरेंजमेंट करे कि जिन जिन से भी इन्होंने लैंडिंग ले रखी है, लोन ले रखी है, उन सबके साथ ये रीस्ट्रक्चरिंग करें कि हाँ भाई तुम्हारा जो है हमको इस साल तक चुकाना था, लेकिन हमें 5 साल की और जरूरत पड़ेगी, हम तुमको इस तरह से चुका देंगे। तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स हो जाएगा, ओके। अगर ऐसा हो जाता है तो आईएमएफ लोन देने के लिए तैयार है। श्रीलंका जो है इसने कई सारे पॉलिसी मेजर्स ऑलरेडी लिए हैं, जैसे सेंट्रल बैंक जो है इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन कम हो सके, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इंक्रीज किए गए। पहले क्या होता था ना, श्रीलंका में सब्सिडी पे सब्सिडी दी जा रही थी, गवर्नमेंट आती थी, गवर्नमेंट बनती थी वीक, तो यहाँ पे पॉपुलिस्ट मेजर्स अपनाए जाते थे सो दैट गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को सपोर्ट मिले पॉपुलेशन का, और इसीलिए सब चीजें पॉपुलेशन को फ्री में दी जा रही थी, ठीक है। तो जो हमारे देश में ये फ्रीबी वाली डिबेट आजकल चल रही है ना, वो यहीं से आई है, ठीक है, क्योंकि श्रीलंका में ये चीज हो चुकी है। अब यहाँ पे श्रीलंका ने चालू किया है कि नहीं भाई इतनी सब्सिडी नहीं देंगे, टैरिफ वगैरह लगाना अब इन्होंने शुरू किया। टैक्स रेट जो पहले कम करे थे उसको वापस से रिस्टोर कर दिया, पहले जैसे ही कर दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक डिफिकल्ट टास्क जो होने वाला है वो ये कि इनके जो क्रेडिटर्स हैं, जिनसे इन्होंने पैसे लिए हैं, जो इनके जो जिनको इन्होंने जिनसे ये पैसे लिए हैं या लोन्स लिए हैं, वो बहुत सारे डाइवर्स लोग हैं, डाइवर्स कंट्रीज हैं, डाइवर्स क्रेडिटर्स हैं। जिसमें एक तो है इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड होल्डर्स, ठीक है, जिसमें जो सॉवरेन बॉन्ड होल्डर्स हैं उसमें देखो, जो सॉवरेन बॉन्ड होल्डर्स हैं ना, उनसे इन्होंने लगभग आधा डेट जो लिया ना वो इन्हीं से लिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कई सारी मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं, फॉरेन गवर्नमेंट हैं, चाइना से, जापान से, इंडिया से भी लोन लिया हुआ है, ओके। और इसमें लीगल एंड टेक्निकल इश्यूज कई सारे हैं, तो इनके सबके साथ नेगोशिएट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, ओके। कंट्रीज क्या कह रही हैं? चाइना ने तो बोला है कि ठीक है हमें चलेगा, तो हम तो और पैसा देने के लिए इनको तैयार हैं। अब आपको पता है चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी के बारे में, ठीक है, तो चाइना इनको भी वैसे ही और फंसाना चाहता है, ऑलरेडी फंसा चुका है और फंसाना चाहता है। दूसरा, यहाँ पे जो चाइना है उन्होंने बोला है कि हमको तो चलेगा, हम तो चाइना जो है श्रीलंका को और सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जापान ने बोला है कि ठीक है हम भी श्रीलंका के साथ काम करेंगे, देखेंगे कैसे रीस्ट्रक्चर
मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, इकोनॉमिक और फिजिकल सिचुएशन इनकी ठीक करेंगे। इंडिया ने भी बोला है कि हाँ भाई हम भी तुम्हारे साथ मदद करेंगे, IMF की मदद करेंगे यहाँ की सिचुएशन ठीक करने के लिए। ओके, और समझो ये इनके खुद के इंटरेस्ट में ही है, चाइना, श्रीलंका, जापान के, क्योंकि चाइना, जापान, इंडिया के, क्यों? क्योंकि इनका पैसा अटका हुआ है। पैसा तभी मिलेगा जब IMF इनको लेंडिंग करेगा। ओके, इसके साथ यहाँ पे जो क्रेडिटर की इक्विटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ये एक्सपेक्ट करता है कि सभी क्रेडिटर्स को एक जैसा तोला जाए, एक जैसा रखा जाए, ठीक है। सभी को, अगर आप कुछ शेयर लौटा रहे हो तो सभी को लौटाओ, ठीक है। और IMF जो है ये इंडिकेट करता है कि क्रेडिटर्स जो है उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा अगर श्रीलंका को, जो कंडीशन है श्रीलंका की, उसे ठीक करना है तो। और ये $2.9 बिलियन का पैकेज क्या काफी है, क्या सही है? तो देखो यहाँ पे श्रीलंका की तो उम्मीद थी $3 से $4 बिलियन की, लेकिन इनको मिला $2.9 बिलियन का, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉरेन डेट है इनके ऊपर वो है $51 बिलियन का, बहुत बड़ा इनके पास अभी लोन इनके ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट्स अभी तक लिमिटेड हैं। ट्रेडिशनल जो इनका बास्केट है, टी का, गारमेंट्स का, स्पाइसेस का, बस इसी में एक्सपोर्ट हो रहा है, वो भी अभी लिमिटेड ही चल रहा है, ठीक है। तो सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ती जा रही है। हेडलाइन इन्फ्लेशन इनका बढ़ गया है 64%। इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं भाई साहब, ठीक है। हमारे देश में तो 6% हो जाता है ना, तो हमारे सबको, हम सबकी सांसें ऊपर हो जाती हैं, ठीक है, धड़कनें बढ़ जाती है कि 6% इन्फ्लेशन हो गया है। और सोचो फूड इन्फ्लेशन 93%, ठीक है। 30% जो श्रीलंका की पॉपुलेशन है वो स्टार्व कर रही है, फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रही है। ओके, और साथ में अब गवर्नमेंट को क्या करने की जरूरत है? गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी को शिफ्ट करने की जरूरत है, रेवेन्यू ज्यादा कमाने की जरूरत है, ये सब्सिडीज वगैरह रोकने की जरूरत है, स्टेट की जो स्पेंडिंग है कम करनी पड़ेगी, करप्शन कम करना पड़ेगा, फिजिकल स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी इनको अपने देश में, और इसके लिए इनको बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ओके, और साथ में इनको अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना है, वैल्यू एडिशन करना है, वेल्थ इनइक्वालिटी को कम करना पड़ेगा। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल अबाउट IMF एंड श्रीलंका। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखो नैनो यूरिया की। ये नैनो यूरिया क्या है भाई? नैनो, आप समझते हो ना, नैनो क्या होता है? छोटा, कोई भी चीज का बहुत छोटा पार्ट, ठीक है, बहुत छोटा इन साइज। तो यहाँ पे नैनो यूरिया के बारे में साइंटिस्ट जो है बड़े स्केप्टिकल हैं। हुआ क्या है, देखो नैनो यूरिया क्या है, एक फर्टिलाइजर है जो कि इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है ये बेच रही है, ठीक है। और इनका ये कहना है, इनको गवर्नमेंट से अप्रूवल वगैरह भी मिल गया है, इनका ये कहना है कि ये जो नैनो यूरिया है ना, ये बड़े बड़े जो यूरिया के हम यहाँ पे बैग्स लेते हैं उन सबको रिप्लेस कर सकती है। साइंटिस्ट बोल रहे हैं हमको तो ये बात तुम्हारी समझ नहीं आ रही। तो देखो नैनो यूरिया क्या है पहले ये समझो। लिक्विड नैनो यूरिया, ये बेसिकली देखो यूरिया क्या होता है, एक केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। और ये आर्टिफिशियली प्लांट्स को, क्रॉप्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और नाइट्रोजन बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्लांट्स के लिए। और ये जो लिक्विड नैनो यूरिया है, ये यूरिया को प्रोवाइड करता है लेकिन नैनो पार्टिकल्स में, बहुत ही कण, बहुत ही छोटे, लाइक 10⁻⁹ इज कंसिडर्ड टू बी नैनो, ठीक है। नैनो ऑफ एनी यूनिट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 1 मीटर बोल रहे हो ना, तो 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर्स। तो इतना छोटा पार्टिकल के फॉर्म में ये यूरिया पहुंचा रहे हैं किस तक, प्लांट्स तक, यूजिंग दिस नैनो यूरिया। और ये जो प्रोडक्ट है ये डेवलप किया है इफ्को ने। ये इफ्को क्या है, बेसिकली एक कोऑपरेटिव है, ठीक है, कोऑपरेटिव है। अच्छा देखो, ये लिक्विड नैनो जो है इसको स्प्रे किया जाता है लीव्स के ऊपर, और ये माना जाता है कि लीव्स से सीधे जो प्लांट्स हैं वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये एडवाइस किया जाता है कि 2 से 4 ml अगर नैनो यूरिया आप यहाँ पे 1 लीटर पानी के साथ मिला के इसको क्रॉप्स की लीव्स पे छिड़कते हो तो काम हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है शेल्फ लाइफ है इसकी 1 साल की। और फार्मर्स को इसके अलावा ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ये जो यूरिया है अगर ये मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आ गया तो क्या, क्योंकि इसको अल्टीमेटली आपको पानी में ही मिलाना है। यूजुअली जो यूरिया आता है वो सूखा पाउडर आता है, ठीक है, और इसको आप मॉइस्चर से दूर रखते हो, लेकिन इधर ऐसा कोई इशू नहीं है। लिक्विड नैनो यूरिया में 4% टोटल नाइट्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे जो साइज होती है नैनो नाइट्रोजन पार्टिकल की वो लगभग 20 से 50 नैनोमीटर है। नैनोमीटर कितना होता है भैया, 10⁻⁹ मीटर्स। तो इतनी छोटे पार्टिकल साइज है। अब देखो इसके एडवांटेजेस भी कई सारे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि अगर ये नैनो यूरिया आप यूज कर रहे हो तो आपका सब्सिडी रिडक्शन हो रहा है। वरना क्या होता था कि हम यूरिया यूज करते थे, यूरिया क्या होता है, इतने बड़े बड़े जो आप देखते होगे ना, जो बैग्स आते, जूट बैग्स, उसमें भर भर के यहाँ पे केजीज में यूरिया हम यूज करते थे पहले। और ये यूरिया हम देश में अपने बनाते भी नहीं थे, हम बाहर से इम्पोर्ट करते थे, तो इसलिए हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ जाता था। उसके अलावा कई बार हम जब अपने देश में बनाते थे, फिर हमको ये फार्मर्स को देना है तो फार्मर्स को सब्सिडी के फॉर्म में देना पड़ता था, तो सब्सिडी बिल भी बढ़ जाता था। यूसेज अब यहाँ पे यूरिया का बहुत कम हो गया है, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, सॉइल वगैरह का पॉल्यूशन कम हो गया है, एफिकेसी इंक्रीज हो गई है, कम से कम यूरिया में ज्यादा से ज्यादा यील्ड आ रहा है, लॉस भी जो है नाइट्रोजन का कम हो रहा है, ठीक है, लिक्विड नैनो यूरिया में।
टारगेटेड यूज हो पा रहा है, क्योंकि देखो नैनो फॉर्म में है ना, कहा यह जा रहा है कि नैनो फॉर्म में है, इतने छोटे छोटे पार्टिकल। पहले क्या होता था, ऐसा बड़ा सा आपने डंठल डाल दिया सॉइल में, ठीक है, अब उसका क्योंकि सरफेस एरिया कम है, इसीलिए जो सॉइल है वो इसको कम यूज कर पा रहा है, कम एब्जॉर्ब कर पा रहा है इसके अंदर जो नाइट्रोजन है। लेकिन यहाँ पे इतने छोटे छोटे कणों में आपने डाल दिया तो इनका सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन बहुत ईजिली सॉइल में अब्जॉर्ब हो रही है, प्लांट में अब्जॉर्ब हो रही है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो टारगेटेड यूज हो रहा है और कॉस्ट भी बहुत कम हो गया है। अब आधे लीटर की बोतल आप लेते हो ना नैनो यूरिया की, वो 250 रुपए की पड़ती है, 240 रुपए की, और फार्मर्स पहले 300 रुपए यहाँ पे देते थे फॉर अ 50 kg बैग ऑफ हेवीली सब्सिडाइज्ड यूरिया। तो यहाँ पे 50 kg के बैग के उनको 300 रुपए देने पड़ते थे। अब देखो आधे लीटर की बोतल 240 रुपीज में आ रही है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना देखो इशू क्या है, इशू ये है कि इनका दावा ये है, जो जिन्होंने ये बनाया ना नैनो यूरिया, इनका दावा ये है कि भैया हमारी जो ये नैनो यूरिया की बोतल है ना, एक नैनो यूरिया की आधे लीटर की बोतल जो है ये 50 kg बैग के इक्वल है, इतना फायदा ये दे सकती है, ठीक है। और इसमें ऑर्गेनिक पॉलीमर्स वगैरह यूज किए गए हैं, नैनो पार्टिकल्स यूज किए गए हैं, और ये जो है यहाँ पे 46% केमिकली पैकेज्ड यूरिया जो है वो 46% नाइट्रोजन होता है इसमें, ठीक है। और 20 किलो नाइट्रोजन आपको 45 kg सैक में मिलता है, सैक यानी कि जो बैग्स होते हैं, जूट बैग्स, ओके। और नैनो यूरिया में 500 ml की बोतल में 4% नाइट्रोजन है, ठीक है। तो साइंटिस्ट का कहना यह है कि हम जब 50 किलो का यहाँ पे बैग यूज करते थे यूरिया का, उसमें कम से कम 45 kg का सैक अगर यूज करते थे यूरिया का, तो उसमें कम से कम 20 किलो नाइट्रोजन मिलता था सॉइल को। अभी तो आप 500 ml की बोतल बोल रहे हो, 500 ml की बोतल ये 50 किलो के बैग को रिप्लेस कर सकती है, तो भैया 4% मिल रहा है ना यहाँ तो नाइट्रोजन। 4% नाइट्रोजन कितना होता है, एमएल्स में होता है, एमएल्स में, ठीक है। और वहां पे देखो, वहां पे तो 20 किलो नाइट्रोजन मिल रहा था, तो डिफरेंस कितना है। किस तरह से आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे ये इतना सा कुछ ml, 25 ml, यहाँ पे मान लो कि अगर 20 ml या 20 ग्राम जो है, 20 ग्राम नाइट्रोजन किस तरह से यहाँ पे 20 किलो नाइट्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, ये कह रहे हैं यहाँ पे साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट का कहना यह है कि अगर आप 20 ग्राम यहाँ पे नैनो यूरिया लगा रहे हो, तो उसके कारण सिर्फ 368 ग्राम ग्रेन होने चाहिए। आप कैसे बोल रहे हो कितने किलो केजी निकल रहे हैं यहाँ पे ग्रेन्स के। तो यहाँ पे यूरिया जो है ये कहा जा रहा है कि ये वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है, लोएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में इसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है बाय द सॉइल, ओके। और नैनो पार्टिकल्स का आप बोल रहे हो कि नैनो पार्टिकल्स बहुत इफेक्टिव हैं, तो कैसे इफेक्टिव हैं, क्योंकि नाइट्रोजन तो इसमें बहुत कम है। तो अब यहाँ पे इनका कहना यह है, जो इन्वेंटर हैं इसके, उनका कहना है कि कोर्स पार्टिकल से जो फार्मर्स हैं वो इनको कोर्स पार्टिकल्स जो थे यूरिया के, बड़े बड़े डंठल हुआ करते थे, ठीक है, उसको यहाँ पे पाउडर फॉर्म में डंठल हुआ करते थे, वो यहाँ पे सॉइल में बिछा देते थे। अब इनका सरफेस एरिया कम है, नैनो पार्टिकल्स लिक्विड फॉर्म में है, लीव्स पे सीधे जाते हैं तो प्लांट में सीधा अटैक करे, प्लांट के ऊपर सीधा अब्जॉर्ब हो रहे हैं। और दूसरा, क्योंकि नैनो पार्टिकल है इसलिए सरफेस एरिया भी ज्यादा है, इसीलिए ये यहाँ पे काम कर पा रहे हैं। तो ये सब देखो हर किसी का अलग अलग तर्क है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे आगे स्टडीज वगैरह बताएंगे कि किस तरह से नैनो यूरिया यूज हो रहा है। अभी तो ये यही समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, नैनो यूरिया के जो पॉजिटिव हैं, जो यील्ड वगैरह के ऊपर असर है वो दिख रहा है, ओके। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट इशू की। तो देखो, इसरो टेस्ट सिस्टम टू रिकवर स्पेंट रॉकेट स्टेजेस। तो इसरो ने एक सिस्टम बनाया है जिसका नाम क्या रखा गया है, इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसिलरेटर। बेसिकली ये क्या है, देखो जब आप यहाँ से रॉकेट भेजते हो, ठीक है, तो रॉकेट के साथ यहाँ पे IAD यानी कि इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसिलरेटर को लगाया जाएगा। जब ये रॉकेट जो है, यहाँ पे जो भी सैटेलाइट है उसको ऑर्बिट में प्लेस कर दिया, अब ये रॉकेट क्या करता है, जो पीछे का पार्ट है वो सीधे ऐसे फ्री फॉल करता है, ग्रेविटी तो हो, ग्रेविटी के यहाँ पे कंट्रोल में फ्री फॉल करता है, कहीं पे भी गिर सकता है, बहुत तेजी से, बहुत इंटेंसिटी से गिरता है। तो ये IAD क्या करेगा ना, इसकी स्पीड को कम करेगा और इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा, बहुत तेजी से या ना गिरे इसकी कोशिश करेगा, सो दैट यहाँ पे कोई भी खतरा ना रहे, कोई भी नीचे अगर कोई इंसान है या कोई प्रॉपर्टी है उसको खतरा ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में इसको टेस्ट वगैरह किया गया है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे रॉकेट वगैरह भी यूज किया गया इसके साथ। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन में पता चला कि एक गेटवे बन गया है अब यहाँ पे स्पेंट स्टेज रिकवरी का, यानी कि जो चीज अब वापस आनी है ना उसकी रिकवरी प्रॉपर्ली होगी, ओके। और इसके लिए वीनस और मार्स पे जो मिशन हम भेजेंगे उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो IAD क्या करेगा, डिसिलरेट कराएगा कोई भी ऑब्जेक्ट को जो एटमॉस्फेयर की तरफ आ रहा है, ओके। तो बस याद रखना, इसरो ने IAD अपना टेस्ट कर लिया है। IAD क्या है, बेसिकली एक डिसिलरेटर है, इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसिलरेटर, ओके। अब देखो, कल का क्वेश्चन ये था, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल। तो आप सभी ने सही जवाब दिया था, आर्टिकल 21 इसका आंसर है। और आज का क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, एक तो इस साइड पे है किंग और दूसरी साइड पे है डेनास्टी। कौन से किंग ने कौन से डिनास्टी के ऊपर यहाँ पे रूल किया है, ये आपको बताना है, ठीक है। और इसमें देखो ये है ना, जो हमारा UPSC का नए पैटर्न है उसके ऊपर बेस्ड है।
कि कितने पेयर सही हैं ये आपको बताना है। ओके, आगे बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपसे क्यों पूछा, क्योंकि आज हम एक हिस्ट्री की डायनेस्टी की बात करने वाले हैं, राजा महेंद्र वर्मन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे एक ईस्टर्न चालुक्य किंग हुआ करते थे, राजा राजा नरेंद्रा। ठीक है, गोदावरी के बैंक पे इन्होंने अपनी एक सिटी बनाई, राजा महेंद्र वर्मन। ठीक है, और ये जो है राजा महेंद्र वर्मन, आज भी इनकी जो मेमोरीज हैं राजा राजा नरेंद्रा की, वो यहाँ पे दिखती हैं। राजा महेंद्र वर्मन जो है, इन्होंने अपनी जो पूरा एक टेन्योर था वो कंप्लीट किया यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने 1022, यहाँ पे 1022 एडी में यहाँ पे इन्होंने रूल करना शुरू किया था। इनका कोरोनेशन हुआ था यहाँ पे, और आज भी ये सिटी इसको मनाती है, इस कोरोनेशन को सेलिब्रेट करती है। और 1061 एडी तक इन्होंने रूल किया था। यहाँ पे 7 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं इनके एरा के, जिसके ऊपर बोर्ड्स वगैरह बने हुए हैं। ओके, और यहाँ पे एक हिस्टोरियन हुआ करते थे, राला बंडी सुब्बा राव। इन्होंने पूरा ईस्टर्न चालुक्यास के ऊपर एक म्यूजियम बना रखा था, जहाँ पे इनकी इंस्क्रिप्शन हो गई या जो भी बैनर्स वगैरह हो गए, वो यहाँ पे इन्होंने प्रोटेक्ट करके कंजर्व करके रखे थे। 1960s में ये जो पूरा म्यूजियम था, ये इन्होंने हवाले कर दिया किसके, गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के। और अल्टीमेटली अब यहाँ पे ये जो ईस्टर्न चालुक्यास वाली जो पूरी सिटी है, ये आज भी अपने आप को बहुत प्राउड महसूस करती है, क्योंकि यहाँ पे आज भी ये कोरोनेशन फेस्टिवल जो है ना, वो सेलिब्रेट किया जाता है, जब राजा राजा नरेंद्रा ने इसको यहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया था, इस सिटी को। राजा महेंद्र वर्मन है ये। ठीक है, याद रखना। आगे बात कर रहे हैं, देखो राजा महेंद्र वर्मन की बात करें तो ईस्टर्न चालुक्यास से ही बिलोंग करते थे। ईस्टर्न चालुक्यास को चालुक्यास ऑफ वेंगी भी कहा जाता है। ओके, 7th to 12th सेंचुरी में इन्होंने रूल किया है, और यहाँ पे इनको जो बादामी इसके चालुक्य थे, ये उनके गवर्नर्स हुआ करते थे। ठीक है, फिर इन्होंने अपना एक अलग किंगडम बनाया, जिसमें इन्होंने वेंगी रीजन जो हुआ करता था आंध्र प्रदेश का, उसको रूल करना स्टार्ट किया फ्रॉम 1130 सीई। ओके, और इसको रूल करते करते यहाँ पे ये चोलाज जो है, ये दे कंटिन्यू टू रूल द टेरिटरी एज चोला फिड्यूटरीज। तो चोलाज के फिड्यूटरी बन के इन्होंने यहाँ पे रूल किया है। ईस्टर्न चालुक्यास जो हैं, इन्होंने यहाँ पे कई सारे जो इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं चोलास के साथ, वेस्टर्न चालुक्यास के साथ भी। ओके, राजा राजा नरेंद्रा की बात कर लेते हैं। तो देखो ये जो है वेंगी किंगडम के राजा बने। इन्होंने एक सिटी बनाई, राजा महेंद्र वर्मन, जिसको राजा मुंदरी भी कहा जाता है। ठीक है, इनका सोशल और कल्चरल हेरिटेज बहुत स्ट्रॉन्ग है वेंगी एम्पायर के अंतर्गत। और इनको ये कहा जाता है कि जो इन्होंने सिटी बनाई ना, वेस्टर्न चालुक्यास ने इसको हथिया लिया, इसको अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद कई सारी वॉर्स हुई वेस्टर्न चालुक्यास और ईस्टर्न चालुक्यास के बीच में। ठीक है, राजा राजा नरेंद्र जो हैं, ये सन थे किसके, विमलादित्य चालुक्य के। इन्होंने शादी करी अमंग देवी से, जो कि राजेंद्र चोला वन की बेटी थी। तो चोला डायनेस्टी और चालुक्य, ईस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी के बीच में मैट्रिमोनियल रिलेशंस हो गए। ओके, और उसके बाद से ये साथ में आने लगे, फ्यूडल अलायंस इन्होंने बना लिया। बाद में जाके जब चोला किंगडम जो है, यहाँ पे एक वैक्यूम आ गया, पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो राजा राजा नरेंद्रा के ही बेटे ने यहाँ पे गंगई कोंड चोलापुरम में रूल करना स्टार्ट किया, और इसी के बाद चोला और चालुक्य एम्पायर साथ में मर्ज हो गए। ओके, तो यहाँ पे राजा राजा नरेंद्रा के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, किससे शादी हुई, चोलास के साथ कैसे संबंध थे, ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ऑल राइट, अब देखो एक एडिटोरियल है, आज का एडिटोरियल है अबाउट द जेंडर आइडेंटिटीज एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो देखो आपको सभी को पता है LGBTQIA कम्युनिटी जो है, इसको हम यहाँ पे यूजुअली ये मानते हैं कि दो ही जेंडर्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। ओके, लेकिन मेल एंड फीमेल के अलावा भी कई सारे सेक्सुअल ओरिएंटेशंस, कई सारे जेंडर आइडेंटिटीज होती हैं जो कि LGBTQIA में होती हैं। ओके, अब देखो आप लोग अगर इसका मतलब नहीं जानते हो तो जरा गूगल करो, क्योंकि मैंने इसका मतलब आपको कई बार बताया है। ओके, ना देखो ये LGBTQ कम्युनिटी जो है, इनको हम कंटिन्यूसली इनके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। जो होमोसेक्सुअलिटी थी, ये भी हमारे देश में अब क्रिमिनलाइज्ड नहीं है। सेक्शन 377 के अंतर्गत पहले इसको क्रिमिनलाइज किया गया था, अब ये इसका क्रिमिनलाइजेशन हटा दिया गया है, और आज के समय में ये जो है सेक्शन 377 हट के अब होमोसेक्सुअलिटी हमारे देश में कोई क्राइम नहीं रहा है। लेकिन इसमें एक और हमें बदलाव देखने को मिला है। अभी रिसेंटली नेशनल मेडिकल कमीशन ने यहाँ पे एक कन्वर्जन थेरेपी हुआ करती थी, जिसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बता दिया है। भाई ये कन्वर्जन थेरेपी क्या है, तो देखो यूजुअली क्या होता था कि जो भी लोग LGBTQIA कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उन लोगों के ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता था कि आप अपना जेंडर जो हो बदलवा लो, ऑपरेशन करवा लो, या फिर आपको कुछ तरह के साइकोट्रॉमिक जो साइकोलॉजिकल या साइको बेस्ड जो ट्रॉमास वगैरह हैं वो दिए जाते थे, कि आप ये समझो कि आप इस जेंडर से बिलोंग नहीं करते हो, ये LGBTQ कुछ नहीं होता है, और आप या तो मेल हो या तो फीमेल हो, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब चीजें सिर्फ एक पैथोलॉजी है। ठीक है, सिर्फ एक यहाँ पे कोई एक
प्रॉब्लम है, कोई डिसीज है, ये मान के यहाँ पे कन्वर्जन थेरेपीज होती थी। कन्वर्जन थेरेपीज में क्या होता था कि मान लो कोई पर्सन है जो अपने आप को फील करता है कि मैं गे हूँ, ठीक है, अब इसको जबरदस्ती आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रहे हो, ठीक है, उसको ट्रॉमास दे रहे हो, इस तरह की दवाइयां दे रहे हो, जिससे कि उसको ये जबरदस्ती फील कराने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं तुम गे नहीं हो, तुम एक मेल हो, ठीक है, एक मेल जेंडर से बिलोंग करते हो। तो ये चीजें आप अगर आप उसको बार बार, और आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन शुड बी टुवर्ड्स वुमेन, ये आप उसको बार बार रियलाइज कराने की जबरदस्ती उसके ऊपर ये करते हो, इसको कहते हैं कन्वर्जन थ्योरी, कन्वर्जन थेरेपी। तो इसको यहाँ पे एनएमसी जो है, नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है, इन्होंने बोल दिया है कि भैया ये जो है कन्वर्जन थेरेपी बिल्कुल अनप्रोफेशनल है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आएगा, और अब स्टेट मेडिकल काउंसिल्स जो हैं वो इसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती हैं। तो जितने भी गेज हैं, बाइसेक्सुअल हैं, लेस्बियन हैं, ट्रांसजेंडर्स हो गए, क्वीर्स हो गए, इंटरसेक्स, असेक्सुअल या और भी कई ओरिएंटेशन जो होती हैं, इनके ऊपर ही कन्वर्जन थेरेपी लगाई जाती थी, ठीक है, जब वो बहुत यंग होते हैं, जब उनको नया नया पता चलता है कि हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट शुड इट बी टू लाइक व्हाट द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स अस फ्रॉम, ठीक है, अगर इनको पता चलता है कि हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन वो नहीं है जो हमसे सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, तब ही बहुत यंग एज में ही इनके ऊपर ये कन्वर्जन थेरेपीज लोग लगाने लगते हैं। कई बार तो इनके फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, कई बार सोसाइटी के लोग होते हैं, अलग अलग, ठीक है, स्पेशली ये जो लोग होते हैं, ये जो नियर रिलेटिव्स होते हैं उनमें से बिलोंग करते हैं। तो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट इनको दिया जाता है, साइकोसोमैटिक ड्रग्स दिए जाते हैं, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी दी जाती है, वायलेंस हो गया, एक्सोर्सिज्म हो गया, इस तरह के ट्रॉमा जैसी चीजें इनको दी जाती है, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, ड्रग यूज में चले जाते हैं, और कई बार ऐसे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉल्स प्रेमाइस के ऊपर बेस्ड होती है कि ये एलजीबीटी कुछ नहीं होता है, होमोसेक्सुअलिटी कुछ नहीं होता, ये सब एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, ये मान दिया जाता है। तो होता यूं है कि ये जो चीज़ें नेचुरल हैं, एलजीबीटीक्यू चीज़ें जो है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन आपकी क्या हो सकती है, जेंडर आइडेंटिटी क्या हो सकती है, ये सब चीज़ें नेचुरल हैं, लेकिन आप इसको ना मान के इसको एक डिसीज का नाम दे दो, ये यहाँ पे किया जा रहा है, बेसिस इसका ये बनाया जा रहा है, ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि ये कन्वर्जन आप कराओगे ना तो ये पैथोलॉजी, ये जो डिसीज है, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे 2021 का एक जजमेंट आया था, जस्टिस ए आनंद वेंकटेश ने दिया था मद्रास हाई कोर्ट में, कि यहाँ पे पेंडिंग एडिक्वेट लेजिस्लेशन है, ठीक है, और इसके लिए इन्होंने बोला था कि कुछ गाइडलाइंस आनी चाहिए पुलिस के लिए, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री को लानी चाहिए, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की, सो दैट इन कम्युनिटीज का मेडिकल प्रोटेक्शन हो सके। ओके, इसके साथ मद्रास हाई कोर्ट ने ये भी बोला था कि ये जो एनएमसी है, ये इन्होंने स्टेट मेडिकल काउंसिल को ये भी बोला है कि मद्रास हाई कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया है कि कन्वर्जन थेरेपी जो है बिल्कुल गलत है, और इंडियन मेडिकल काउंसिल के अंतर्गत नहीं है, इसके रेगुलेशंस के अंतर्गत नहीं है, बिल्कुल गलत चीज है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डीक्रिमिनलाइज कर दिया है होमोसेक्सुअलिटी को, सेक्शन 377 हटा दिया गया है। और ऐसे में जब हम ये एनएमसी का ये नोटिस देखते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन का ये नोटिस देखते हैं, तो ये हमें और इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ ले जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये जो डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटीज हैं, डाइवर्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाली आइडेंटिटीज हैं, एलजीबीटीक्यूआईए कम्युनिटी है, इनको हम सेफ फील कराएं, ठीक है, और इनको हम यहाँ पे जो बाकी कंट्रीज में जैसा इनको फील कराया जा रहा है, बाकी कंट्रीज जैसे काफी प्रोग्रेसिव हो रही है, जैसे कनाडा में भी इस तरह की जो कन्वर्जन थेरेपी है, इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। जो भी इस तरह के क्वैक्स हैं, जो भी ऐसे झोला छाप डॉक्टर्स हैं या फिर साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, जो इस तरह की ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं, उनको यहाँ पे पनिश करने का पूरा प्रोविजन है। तो हमें भी इस तरह का कुछ गाइडलाइंस, कुछ लॉज लेकर आने चाहिए, और ये सब की शुरुआत होगी एजुकेशन से। मेडिकल टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो अभी भी 2018 तक भी यहाँ पे मेडिकल टेक्स्ट बुक्स ये कहती हैं कि लेस्बियनिज्म जो है, ठीक है, कि अगर कोई लड़की है और लड़की का जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है दैट इज आल्सो टुवर्ड्स अ गर्ल, अगर ऐसा है तो ये कुछ परवर्जन है, ठीक है, ये एक्ट है मेंटल डिजनरेशन का, ठीक है, ये एक तरह का डिसीज है, एक पैथोलॉजिकल सिचुएशन है, कुछ नेचुरल नहीं है इसमें। ये चीज सिखाई जा रही है मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। ओके, इसको ठीक करना है। और अभी देखो ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट आया है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी बहुत बदलाव करने बाकी हैं, कई सारी इश्यूज अभी ये लोग फेस ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूशन में भी बदलाव लाना है और इंडियन सोसाइटी में भी बदलाव लाना है। कई सारे तरह के ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, सभी को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी सेक्शुअल ओरिएंटेशन या कोई भी जेंडर आइडेंटिटी का पर्सन हो। ओके, तो ये समझना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ देखो, ये आपके लिए क्वेश्चन है आज का,
critically examine the issues faced by LGBTQIA+ community and what efforts are being made for their upliftment. You have to write the answers in 150 words, okay? और इसको टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर से पोस्ट करना, मैं कोशिश करूँगी आपके सारे क्वेश्चंस को रिव्यू करने की। बाकी जो एथिक्स का आप लोगों ने भेजा है उन सभी के क्वेश्चंस, सभी लोगों के क्वेश्चन मैं रिव्यू ज़रूर करूँगी, ओके? नो वरीज अबाउट दैट। और अगर आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।